दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे संसद जो अभी विशेष सत्र बुलाया है संसद में, और जिस तरह से परिसीमन जो है करने की बात कही जा रही है, बिना जनसंख्या जनगणना के परिसीमन करने की बात कही जाए, मतलब 2011 की जनगणना पर अभी परिसीमन करेंगे। और वो इसलिए जरूरी बता रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण देना है, और महिलाओं का आरक्षण बिल पहले पास हो चुका है वैसे, और उसको जोड़ा गया है परिसीमन से। और परिसीमन में ये था कि भाई पहले जनगणना होगी और उसके बाद जो जनसंख्या आएगी उसके हिसाब से परिसीमन किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि मोदी जी को 2029 में चुनाव लड़ना है और जीतना है, और इसलिए जो है ये सारे कवायद की जा रही है। तो क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के जीत के लिए संविधान संशोधन और संविधान में जो प्रावधान है उन सबको इस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ये बड़ा सवाल है। और ये एक तरह से एक स्थायी अ, शासन में रहने की का षड्यंत्र भी है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ दो विद्वान लोग हैं। एक चौधरी शंकर लाल जी हैं जो सीपीआई एमएल के प्रदेश सचिव हैं, और दूसरे प्रोफेसर चंडालिया हैं। प्रोफेसर चंडालिया श्रमजीवी कॉलेज में प्रोफेसर थे जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी के अंदर, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में भी आप वाइस चांसलर रहे हैं, और काफी ऐसे विषयों पर अपना दखल रखते हैं। वैसे आप अंग्रेजी के व्याख्याता हैं, वह प्रोफेसर थे, और वो तो मैंने बता ही दिया कि वो वाइस चांसलर हैं। तो मैं पहले तो चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि आप बताएं कि ये सारा गड़बड़ जाला हो क्या रहा है, और क्यों नरेंद्र मोदी अभी मतलब ये विशेष सेशन बुला करके ये बात थी तो संसद में ही ला सकते थे। अभी संसद का सत्र खत्म हुआ अप्रैल के अंदर ही, तो अब उसमें न ला करके और विशेष सेशन बुला करके इसको क्यों करना चाहते हैं? तो चौधरी साहब आप। आपने जो इसका मर्म है वो तो खुद ही बता दिया कि इनको स्थायी शासन में रहना है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभी थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, उनके पास थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। और पहले शायद उनके मन में था कि देश उनके साथ है वोटिंग में, और इसलिए वो 400 पार पिछले चुनाव के इर्द गिर्द कर रहे थे। लेकिन जनता तो बहुत ही असंतुष्ट थी और उनके सारे साम दाम दंड भेद के बावजूद भी 240 पे लाके उनको टिका दिया। और अब मुझे लगता है जो हालात बने हैं देश में, उससे वो भयभीत हैं कि अगला चुनाव जीतना मुश्किल है। और इसलिए अचानक से ये चीज लाई गई है। वरना जो पहले जो दिख रही थी जो स्कीम ऑफ थिंग्स, उसमें तो ये था कि भाई ये अगर कोई डिलिमिटेशन वगैरह होगा तो वो नई सेंसस के बाद होगा। संविधान का प्रावधान भी यही है। अभी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं और जो राज्यों में लोकसभा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और असेंबली की जो सीट्स हैं, वो 71 की जनसंख्या के आधार पर 2026 तक के लिए है। और अब चूंकि 2026 आ गया तो उनको एक मौका मिल गया है। और उसमें ये करना चाहते हैं कि महिला रिजर्वेशन को आगे करके असल में वो डिलिमिटेशन चाहते हैं। और डिलिमिटेशन जो है उनकी राजनीतिक चाल है एक तरह की, जिसमें कि वो अपने हिसाब से अभी उन्होंने एसआईआर के जरिए अपने वोटर चुन लिए एक तरीके से। जो विरोधी वोटर है उनको बड़े पैमाने पे काटा गया है। अगर मुझे लगता है पूरे राज्यों की एसआईआर को जोड़ेंगे तो 10 से 15 करोड़ के आसपास मतदाता कट जाएंगे उसमें। अब 10 से 15 करोड़ मतदाता अगर देश के कट जाएंगे, और उसमें से अधिकांश वो हैं जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको भाजपा मानती है। और वाकई क्योंकि भाजपा अल्पसंख्यकों को हमला करती है, उनका विरोधी मत उसमें ज्यादा है, गरीब लोगों के मत हैं। जो लोग नाम कटने के बाद में, गरीब लोग जो सत्ता में नहीं है, वो अपना नाम ले नहीं पाएंगे, तो लिखवा नहीं पाएंगे उसमें। इसलिए अब वो जो अपने हिसाब से मतदाता लिस्ट बना ली है, तो उनको कॉन्स्टिट्युएंसी भी और अपने हिसाब से बनानी है। और इसलिए सीधा सीधा वो कह नहीं सकते ये बात। इसलिए उन्होंने इसको लिंक कर दिया महिला रिजर्वेशन के साथ में। वरना महिला रिजर्वेशन में तो 2023 में कानून पास हो गया, विपक्ष ने
एक मत से, उसमें कोई विरोध ही नहीं था, उसका समर्थन कर दिया गया था। और ये भी मांग रखी थी विपक्ष ने तो, कि तुरंत अभी से 2029 का इंतजार करने की जरूरत नहीं, अभी से लागू कर सकते हैं जैसे जैसे चुनाव आए। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। और अब उनको जब ये लगने लगा कि आगे दिक्कत आने वाली है, तो इस महिला रिजर्वेशन को आगे करते हुए महिलाओं को स्थान देने के नाम पे वो एक तरीके से महिलाओं का उपयोग तो हमेशा करते ही रहे हैं, उनका वंदन और उनका पता नहीं क्या क्या वो कहते रहे, लेकिन उल्टा काम वो हमेशा करते रहे। तो अब इनका उसके साथ में लिंक करते हुए इनको डिलिमिटेशन चाहिए। मसला कुल मिला के है, और डिलिमिटेशन के जरिए ये कॉन्स्टिट्युएंसीज अपने हिसाब से, पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्युएंसीज का डिलिमिटेशन इस तरह से करेंगे कि जिसमें ये मैक्सिमम सीटें जीत सके नेशन वाइड। तो इसका कुल मिला के लुभाव यही है, विपक्ष इसको समझ रहा है। लेकिन ये तो पार्लियामेंट में कोई बहस, कोई पार्लियामेंट्री नैतिकता उसको तो मानते नहीं है, इसलिए जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। और एक तरीके से वर्बल आश्वासन दे रहे हैं। वर्बल आश्वासन उनका आज तक कभी खरा, उस पर लिखित आश्वासन पे ही खरे नहीं उतरे, तो वर्बल आश्वासन पे क्या खरे उतरेंगे। और इसलिए संविधान के प्रावधानों की कंप्लीट अनदेखी करते हुए, महिला रिजर्वेशन का बहाना लेते हुए उसको आगे करके डिमिलिटेशन को जबरदस्ती थोपा जा रहा है एक तरीके से, ताकि आगे सत्ता में स्थायी रूप से रह सके। और वो जो 2047 में विश्व गुरु बनने की इनकी जो एक बार बार बात आ रही है कि विकसित भारत 2047, तो वो वहां तक पहुंचना चाहते हैं साम दाम दंड भेद से। ये इसका कुल मिला के लुभाव है मेरे हिसाब से। कनारिया सर, आप अभी ये जो सर कह रहे थे विश्व गुरु बनने की, तो वो तो टाइम मैगजीन ने हवा निकाल दी। सोल में ही नहीं है इनका नाम, तो विश्व गुरु तो एक ही होता है। तो खैर वो तो एक अलग बात रही, लेकिन मैं ये कह रहा था कि क्या हम वास्तव में संवैधानिक तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हंगरी में था, या और कई, रशिया में भी वैसा ही है करीब करीब। तो क्या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं? धन्यवाद चौधरी साहब और सेठ साहब। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने बहुत अच्छे से इसको समझा भी दिया है कि इनका असली मकसद क्या है। मुझे तो साफ साफ ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि संसद में ये पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। कभी नहीं। और इसमें 3 संशोधन ये लोग चाह रहे हैं कि भविष्य में डिलिमिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत ना हो और ये अपने स्तर पर अपने तरीके से परिवर्तन कर सकें। तो मैं 2-3 बातें इसमें समझना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से इस समय जो आगामी चुनाव हैं बंगाल में, तमिलनाडु में और अन्य राज्यों में, तो वहाँ किस तरह से, केरल में, पांडिचेरी में वोटर्स को किस तरह से पोलराइज कर सके। तो बंगाल में जो बातें हैं, लगभग 27% मुस्लिम वोटर्स हैं टोटल वोटिंग, जो वोटर्स हैं उसकी संख्या में। जो सर ने कहा, बहुत सही कहा कि एसआईआर में बहुत सारे नाम काटे गए हैं और उसमें जो वोटिंग पैटर्न है, जो हिंदू वोटर्स हैं उनका 75% बीजेपी को वोट करता है बंगाल में, और मुस्लिम वोटर्स का लगभग 7% ही बीजेपी को वोट करता है। तो इस समय उनकी जो इच्छा है वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की। तो ममता बनर्जी, जो कि एक लीडिंग ऑपोजिशन लीडर है और महिला है, उसके सामने एक चुनौती खड़ा करना इनका मकसद है। हम विमेन रिजर्वेशन बिल के माध्यम से, कि ममता बनर्जी भी विमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ ये स्थापित करना चाहते हैं, पॉपुलर मीडिया के माध्यम से, पार्लियामेंट्री डिबेट के माध्यम से। और जो इनके समर्थक संगठन हैं, उदयपुर में भी इन्होंने वो नारी वंदन की एक वाहन रैली निकाली है। तो प्रोपेगेंडा के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंचाना कि सारा विपक्ष महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है, ये एक स्ट्रेटजी है जो ये इसके माध्यम से करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि जो डिलिमिटेशन का मामला है, वो
एक इनको एक तरह से सत्ता में स्थायी रूप से रहने का, जैसा चौधरी साहब ने भी कहा, एक उपाय दिख रहा है कि अगर हम डिलिमिटेशन का अधिकार अपने हाथ में रख लें तो जो रूलिंग पार्टी है उसको हमेशा एडवांटेज की पोजीशन में वो लोग रख पाएंगे। और जो तीसरा जो सदर्न स्टेट्स की चिंता है इस समय, वो ये है कि डिलिमिटेशन का ये जो फॉर्मूला है उसमें जो नॉन बीजेपी गवर्न स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा। तो जो हिंदी पट्टी है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य हैं, वहाँ जो सीटों का अनुपात है जनसंख्या के हिसाब से, दक्षिण में जो राज्य है संभवतया उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, ऐसा खतरा वो लोग महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने काले रंग का शर्ट पहन करके इस प्रस्ताव को जलाया कल। तो मैं भी काले रंग का टी शर्ट पहना हूं और मैं भी इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप, जो मैं अभी कह रहा था, अहमद जी ने कही ये बात हम लोग लगभग उसी दिशा में बढ़ चुके हैं। और 400 पार का नारा अपने आप में ये साबित करता है कि ये वन पार्टी रूल की तरफ देश को ले जाना चाहता है। पहले भी जब जब बहस हुई तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वकालत की है। इनको पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही यकीन नहीं है और ये चाहते हैं कि वन मैन शो रहे। पार्टी के भीतर भी कोई लोकतंत्र नहीं है इनके अंदर, और देश के अंदर भी ये लोग किसी किस्म के लोकतंत्र को बर्दाश्त या स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और जो तीसरी बड़ी हास्यास्पद बात मुझे लगती है कि ये लोग जिनके नाम एप्स्टीन फाइल में आए हैं और जिनकी गुजरात फाइल अभी खुली नहीं है और उदयपुर फाइल भी आ गई है, तो जो महिलाओं के प्रति इस प्रकार का रवैया रखते हैं, उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब प्रकार के शोषण में लिप्त हैं, इनके विधायक, मंत्री, सभी लोग, वो महिलाओं के सम्मान के लिए नारी वंदन की बात कर रहे हैं और उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं। और मधु किशोर, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। मधु किशोर ने जो कहा है वो आधा सच है, आधा सच अभी उनका निकलना बाकी है। सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार मोदी जी के बारे में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। तो क्योंकि हम इस चैनल पे अपने जो संसदीय परंपराएं हैं उनका ख्याल रखते हैं, तो ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ये बात बहुत अच्छे से स्थापित है कि न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और न भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को इज्जत की निगाह से देखते हैं, बल्कि इनके जो टॉप लीडरशिप है वो उनके शोषण में कहीं ना कहीं लिप्त रही हैं। ये बात अनेक बार स्थापित हो चुकी है। तो इसलिए ये पूरा एक फसाड क्रिएट कर रहे हैं, एक किस्म का ढोंग है, जिसमें ये महिला आरक्षण बिल के नाम पर सीधे सीधे इस समय तो तात्कालिक रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में लाभ अर्जित करने की चेष्टा कर रहे हैं, और दीर्घ काल में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो नया परिसीमन का विचार लेकर के आए हैं, ताकि इस प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना सकें जिसमें अपने अपने वोटर्स को ज़्यादा मौका वो दे सकें, और जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके लिए चुनाव में कठिनाई पैदा कर सकें। और जो तीसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि पहले से ही चुनाव आयोग एक तरीके से पार्टी बन चुका है बीजेपी की। बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के प्रावधानों में फेरबदल करके मुख्य न्यायाधीश को हटा करके दो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के रख दिए हैं, उससे साफ जाहिर है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा वो रूलिंग पार्टी के हिसाब से काम करेगा। इसी तरह से जुडिशरी का भी लगता है कि अलाइनमेंट हो गया है सत्ता के साथ। ये बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह भी देखा जा सकता है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हमको ये बात कहनी ही पड़ेगी कि जो न्यायपालिका देश के संवैधानिक व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए जिम्मेदार है, जो संविधान की संरक्षक है एक तरीके से देश के अंदर, वो न्यायपालिका इस समय कॉम्प्रोमाइज्ड होती दिख रही है। और ऐसे अनेक फैसले हैं, ऐसे अनेक घटनाएं हुई हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं या दूसरे कहीं आयोगों में अपनी तलाश कर रहे हैं पोस्ट पेंशन, पोस्ट रिटायरमेंट। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं
और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी हत्याएं भी हो रही है। जज लोहिया का उदाहरण हमारे सामने। तो थ्रेटनिंग ऑफ जुडिशरी, किलिंग ऑफ जजेस हु आर ऑनेस्ट, और जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उन लोगों को पुरस्कार देना। तो जो ये एक किस्म का पतन जब डेमोक्रेसी का होता है और कैपिटलिस्ट सिस्टम का होता है, वर्स्ट स्टेज ये है जो लोकतंत्र से फांसीवाद की ओर ले जाने का इशारा करती है कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया और विपक्ष, जब ये सारे के सारे शक्तिहीन हो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? फिर वही बचेगा जो रूलिंग पार्टी और रूलिंग इलीट, जो अभिजात्य वर्ग है, रूलिंग क्लास देश का है, जो चाहता है वैसा ही देश ये लोग बनाना चाहते हैं। तो हम भारत को बदलता हुआ देख रहे हैं, एक सोशल वेलफेयर स्टेट से कैपिटलिस्ट स्टेट में, और कैपिटलिस्ट स्टेट में भी जो एक, जिसको हम नेकेड कैपिटलिज्म कहते हैं और जो अंत में फांसीवाद में परिवर्तित हो जाता है, वैसा होते हुए इस देश को हम लोग देख रहे हैं। दुर्भाग्य है कि जितने ताकत से मुकाबला होना चाहिए था इन सारी प्रवृत्तियों का, वैसा शायद उतनी ताकत से हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। पर उम्मीद भी है कि हम लड़ेंगे और ज़रूर इस व्यवस्था को ठीक करने में कामयाब होंगे। तो यही सारी बातें हैं, मैं अपनी ओर से यही कहना चाहता हूँ, और हम इस मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और लोकतंत्र के जिंदा रखने की मंगल कामना, शुभकामना कर सकते हैं। तो बहुत है सर, हंगरी का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने भी 16 साल बाद उनकी उस सत्ता को जो निरंकुश हो गई थी पूरी तरह, उसको उठाकर फेंक दिया। तो भारत में भी ऐसा हो सकता है। पर आप जो जुडिशरी का उदाहरण दे रहे थे, उसका तो सूर्यकांता शर्मा जो है बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक मुकिल कहना चाहिए, या जो केस लड़ रहे हैं, मतलब खुद अपना केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आप 4 बार उनके कार्यक्रम में गई हैं आरएसएस के, और मैं आरएसएस का विरोधी हूं, इसलिए आप मेरे को न्याय नहीं दे सकती हैं। उसके बाद भी वो सुन रही है। मजे की बात ये है, मतलब उसको हट जाना चाहिए। लेकिन तो इस तरह की ढीठ लोग जो जुडिशरी में आ गए हैं, और जुडिशरी में ही नहीं, सभी जगह। क्योंकि ज्ञानेश प्रकाश, ये जो ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त हैं, वो भी इसी तरह का ढीठपना कर रहे हैं। तो सभी जगह ये जो सत्ता से समर्थित लोग बैठे हैं, वो इस देश को बिल्कुल अपनी तरह से चला रहे हैं, और जनता का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। जनता के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है तब से ही कैपिटलिज्म के लिए ही काम कर रही है, और अभी तक जितने काम किए हैं, या तो मुसलमानों के खिलाफ किए हैं, मतलब 3 तलाक, चाहे 370, और ये जो अभी ये जो लाए हैं कॉमन सिविल कोड, और मतलब हर तरह से उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और या फिर कैपिटलिज्म के लिए काम कर रहे हैं, 10% लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए और आम आदमी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। खासतौर से बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को ही बेचा जा रहा है। और आज मैंने अभी देखा कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं बहुत सी जगह, वो सीधे, मतलब जो चीन से हमने खरीदे थे, उसमें कोई ऐसी चिप है जो उनको चीन देख सकता है, और वो जो है पाकिस्तान को ट्रांसफर कर रहा है। हमारी जो भी, मतलब मिलिट्री की जो है सीमाओं पर जो टीवी लगे हुए हैं, ये उससे, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। लेकिन मोदी सरकार को आप कुछ नहीं कह सकते। खैर, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये बड़ा इश्यू है, इसके ऊपर फिर से अलग से डिबेट करने की जरूरत है। तो आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अभी तक भी अगर आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ।